Students, this one is my 11th 12th lecture of the chapter ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो लेक्चर जो है इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, बट कुछ टॉपिक जो है विच आर रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या टॉपिक है अगर देखो, वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल्स में कर लिया था, बट देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर व्हिच आर रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो व्हाट आर द डिसऑर्डर? फर्स्ट अगर देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमेनोरिया। व्हाट इज एमेनोरिया? सिंपली इट इज नोन एज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या बोला है मैंने? एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बहुत सारा फीमेल इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता फॉर 1 मंथ या फिर कभी कभी 2 मंथ के लिए नहीं होता। तो ये जो एब्सेंस ऑफ एमेनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन जो है, जिसको हम लोगों ने टर्म दे दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बट यहाँ पे एक चीज समझना होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब नहीं होता? इफ ए पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, बट कभी कभी प्रेग्नेंट ना होने के बाद भी कुछ फीमेल इंडिविजुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल सडनली नहीं होता है ड्यू टू सर्टेन हार्मोनल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एमेनोरिया। ठीक है, दूसरा जो डिसऑर्डर है व्हिच इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मीनोरेजिया। मीनोरेजिया, तो इसका मतलब क्या है देखो, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। तो मीनोरेजिया जो है इसमें क्या होता है, किसी किसी फीमेल इंडिविजुअल में, नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक मंथली या फिर 28 या 29 डेज का साइकिल है। ठीक है, मतलब ओवुलेशन इनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है हर 28 दिन के बाद यह साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, बट कुछ फीमेल इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है 1 महीने के अंदर 2 बार या फिर मोर देन 2 टाइम्स भी हो सकता है। एंड ये जो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन जो है या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है, इसका टर्म क्या है देखो, मीनोरेजिया। तो ये भी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है, ये बहुत कॉमन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मोस्ट ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल हैविंग पेन। ये जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है व्हिच इज नोन एज डिसमेनोरिया। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिसऑर्डर। वन इज कॉल्ड एमेनोरिया जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मीनोरेजिया जिसमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, मतलब महीने में 2 बार हो सकता है, जनरली 1 बार होना चाहिए, बट किसी किसी फीमेल इंडिविजुअल के केस में 2 बार या फिर 3 बार भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो बहुत कॉमन होता है। अभी देखो, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो हम लोगों ने एक टर्म पहले कर भी लिया था, वो था मिनार्ची। ठीक है, मिनार्च में क्या था, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोगों ने नाम दिया था मिनार्ची। और मेनोपॉज, पोज अगर देखो मतलब बंद होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनोपॉज का मतलब क्या है, इट इज द फेज इन फीमेल इंडिविजुअल व्हेन ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप होता है, मतलब बंद हो जाता है। फिर से देखो, इट इज द फेज इन फीमेल इंडिविजुअल व्हेन ovulation and menstruation stop, and this process is called as menopause। and ये कब होता है, इसका पीरियड अगर देखो, it occurs between the age between 45 to 55 years। ठीक है, किसी भी फीमेल इंडिविजुअल का एज अगर 45 to 55 ईयर्स हो जाता है, और इन बिटवीन दिस तब जाके ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंटली बंद होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो ये हो गया कुछ रिलेटेड टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड मेनोपॉज। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, ये जो 12th लेक्चर है इसका मेन टॉपिक वो क्या है, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म
विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म or male gamete with an ovum or female gamete is called fertilization, and the process of fertilization जो है it occurs in several steps। तो what are the steps of fertilization या फिर events of fertilization अगर देखो स्टार्टिंग से अगर देखते हैं, फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। उसके बाद आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म को मूव करना होता है टुवर्ड्स द ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte, एंड देन सेकेंडरी oocyte को भी साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर लोकेशन में आना होता है इन द ओविडक्ट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। मतलब स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte जो है दोनों को एक पर्टिकुलर साइट में आके फर्टिलाइज करना पड़ता है। ये जो दिस इज कॉल्ड एज अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। देन नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन। सिर्फ अराइवल होने से नहीं होगा, स्पर्म्स सेकेंडरी oocyte अगर एक दूसरे के आसपास आ भी चुका है तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स मतलब स्पर्म्स का जो एबिलिटी है टू फर्टिलाइज एन सेकेंडरी oocyte वो कैसे स्टार्ट होगा और स्पर्म को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है कैपेसिटेशन। एंड आफ्टर दिस कैपेसिटेशन हम लोग देखेंगे अबाउट द एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोम कहाँ पे था? एक्रोजोम इज द पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और एक्रोजोम में जब हम लोगों ने स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब बोला था एक्रोजोम में बहुत सारे एंजाइम्स होता है व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होता है विद द सेकेंडरी oocyte, उसी को हम लोगों ने नाम दिया है एक्रोजोमल रिएक्शन। एंड दिस एक्रोजोमल रिएक्शन इज फॉलोड बाय cortical reaction and then followed by the sperm empty। स्पर्म एंटर होने के बाद तो लास्ट जो प्रोसेस बच जाता है वो है कैरियोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म्स। तो ये दीज आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या क्या देखो? इंसेमिनेशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, एक्रोजोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड स्पर्म एंट्री। अभी हम लोग इन डिटेल देखेंगे द ऑल द इवेंट्स व्हिच आर occurs ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट आता है क्या है? देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था। व्हाट इज इंसेमिनेशन? डिस्चार्जेस सीमेन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सीमेन इज रिलीज्ड। अभी सीमेन में क्या था? सीमेन कंटेन नियर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। सीमेन में क्या होता है? एक हेल्दी सीमेन, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो सीमेन रिलीज करता है फ्रॉम देयर पेनिस और फ्रॉम द देयर रिप्रोडक्टिव organ during the time of coitus or sexual mating, सीमेन contain near about 300 millions of sperm। अभी यहाँ पे ध्यान देना होगा कि out of this 300 millions of sperms only one sperm is able to fertilize the secondary oocyte। समझ में आ रहा है कि नहीं? out of 300 millions of sperms only one sperm is able to fertilize the secondary oocyte। तो ये जो एक ही स्पर्म कैसे इन्वॉल्व होता है, हम लोग जब ग्रेजुअली इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे हाउ ए सिंगल स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। सिंपल क्या है? डिस्चार्जेस सीमेन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो सीमेन के अंदर स्पर्म्स है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोइटस। देन सेकेंड जो स्टेप था वो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो हम लोगों को पता है स्पर्म का मूवमेंट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। बट एक्चुअली यहाँ पे अगर देखो स्पर्म मूवमेंट इज ऑल्सो मेडिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड ऑल्सो बाय देयर ओन मोटालिटी। यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? स्पर्म जो है, स्पर्म्स एबल टू मूव
इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो स्पर्म के मूवमेंट पे हेल्प करता है एंड एट द सेम टाइम दे आर ओन मोटिलिटी। स्पर्म का जो टेल होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, टेल ऑफ स्पर्म्स हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स, ठीक है। तो टेल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ देयर टेल दे कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। बट यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है दोज अनहेल्दी स्पर्म्स और वीकर स्पर्म्स यूज टू डिसइंटीग्रेट और दे आर नॉट एबल टू रीच। मतलब वो जो कुछ स्पर्म्स बहुत वीकर होता है उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका जो एनर्जी लेवल अगर कम होता है दे आर नॉट रीच अप टू द सेकेंडरी oocyte। वो धीरे धीरे करके क्या होता है डीजेनरेट हो जाता है इन द फीमेल बॉडी या फिर ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ फीमेल इंडिविजुअल बहुत सारा स्पर्म दे आर नॉट एबल टू मूव और कुछ स्पर्म यहीं पे इनका मूवमेंट खत्म हो जाता है। बट स्टिल द हेल्दियर स्पर्म्स आर एबल टू मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। थर्ड वन इज कॉल्ड एज अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे अगर देखो ये व्हाट इज द अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। द सेकेंडरी oocyte रीच्ड द फेलोपियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब्यूल में आ जाता है सेकेंडरी oocyte जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड इनका ये जो सेकेंडरी oocyte जो है एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेकेंडरी oocyte कहाँ पे फॉर्म होता है inside the ovary and during the time of ovulation the secondary oocyte is released। जब secondary oocyte ओवरी से रिलीज होता है with the help of movement of fimbriae and cilia which are present in oviduct। movement of fimbriae and cilia which are present in oviduct। फिर से मैं रिपीट करता हूँ फिम्ब्री एंड सिलिया के मूवमेंट की वजह से, और ये जो फिम्ब्री एंड सिलिया जो है कहाँ पे होता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्री एंड सिलिया ये जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओविडक्ट के अंदर ट्रेवल करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड देन फोर्थ प्रोसेस आता है वो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अगर देखो व्हाट इज द कैपेसिटेशन सिक्रेशंस ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से कुछ केमिकल्स सिक्रेट होता है। उस केमिकल का फंक्शन क्या होता है रिमूव द कोटिंग ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या था इट इज द टिप ऑफ और ऑफ द स्पर्म। तो एक्रोजोम का जो कोटिंग होता है उसको ब्रेक करने के लिए केमिकल्स व्हिच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से जो केमिकल्स रिलीज होता है वो अल्टीमेटली जाके क्या करता है एक्रोजोम के ऊपर जो कोट होता है या फिर मेम्ब्रेन होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है स्पर्म बिकम एक्टिव टू पेनिट्रेट द एग। तब जाके स्पर्म एक्टिवेट होता है। ये जो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है इसका ड्यूरेशन है यहाँ पे अगर देखो मैंने मेंशन भी किया है द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिवेशन इज अबाउट 5 to 6 आवर्स, ठीक है। 5 to 6 आवर्स के अंदर स्पर्म का जो एक्रोजोम का जो कोट होता है वो डिग्रेड होता है with the help of chemicals secreted from the female genital tract। then sperm भी activate होता है to penetrate the egg and this process is called as capacitation। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया सीमेन रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसका नाम क्या था इंसेमिनेशन। उससे क्या होता है सीमेन के अंदर बहुत सारा स्पर्म्स होता है। देन ये जो स्पर्म्स है आफ्टर द रिलीज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दे मूव्स टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। तो ये मूवमेंट जो है कौन हेल्प करता है एक तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा बाय देयर ओन मोटिलिटी। थर्ड जो आता है जब स्पर्म का मूवमेंट स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम सेकेंडरी oocyte हैज टू बी रीच एट द पार्टिकुलर साइट ऑफ ओविडक्ट। तो जब सेकेंडरी oocyte का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द ओवरी टू द फेलोपियन ट्यूब उसको हम लोगों ने नाम दिया है अराइवल ऑफ सेकेंडरी
oocyte। देन आता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। सिंपली समझ सकते हैं व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का कैपेसिटेशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जो द मेन इवेंट होता है वो है एक्रोजोमल रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ एक्रोजोमल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो डेट इज वाई ये जो एक्रोजोमल रिएक्शन जो होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको अच्छे से समझना होगा। तो हाउ दिस एक्रोजोमल रिएक्शन इज कैरिड आउट, यहाँ पे ये अगर समझना हो, पहले देखो स्पर्म रिलीज सेवरल केमिकल्स। स्पर्म जो है, स्पर्म क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसको हम लोगों ने कलेक्टिवली नाम दे दिया है स्पर्म लाइजिन। क्या नाम दिया है, स्पर्म लाइजिन। और स्पर्म लाइजिन जो है इट एक्चुअली कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो व्हाट आर द एंजाइम्स, यहाँ पे हम लोग को देखना है। अभी देखो यहाँ पे स्पर्म लाइजिन्स आर स्पर्म लाइजिन जो है एक तो कलेक्टिव टर्म है, इस पे कौन कौन सा केमिकल आता है देखो, कुछ एंजाइम्स है, हायालुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड जोना लाइजिन। ठीक है, जोना लाइजिन। तो ये जो तीन केमिकल्स है, तीनों को हम लोगों ने कलेक्टिवली नाम दिया है स्पर्म लाइजिन। लाइजिन मतलब लाइसिस से नाम आता है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पर्म लाइजिन्स आर हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज का फंक्शन क्या है देखो, व्हिच हेल्प टू ब्रेक द वॉल ऑफ एग। एग का जो वॉल जो है उसको ब्रेक करने के लिए हायालुरोनिडेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। जब हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब देखा था एट द आउटर साइड ऑफ सेकेंडरी oocyte बहुत सारा सेल्स था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कोरोना रेडिएटा। तो ये जो सेल्स जो है उस सेल को डिसॉल्व करने के लिए कुछ एंजाइम भी होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसका मेन फंक्शन क्या है देखो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा। एंड जो लास्ट जो आता है वो है जोना लाइसिन। जोना लाइसिन मतलब जोना पेलुसिडा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तुम लोग फिर से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, मतलब लेक्चर नंबर 11। तो यहाँ पे देखो जोना पेलुसिडा जो था, जोना पेलुसिडा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। उस जोना लाइजिन जो है, जोना लाइजिन का फंक्शन क्या है, जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करेगा या फिर ब्रेक करेगा। जैसे जोना लाइसिन ब्रेक करेगा देन द स्पर्म इज एबल टू एंटर इनटू द सेकेंडरी oocyte। तो ये हो गया स्पर्म लाइजिन और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन स्पर्म लाइजिन। तो यहाँ पे देखो तीन जो एंजाइम्स जो है या फिर केमिकल जो है दे रिएक्ट विद द डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte। उसके बाद क्या होता है देखो, आफ्टर एक्रोजोमल रिएक्शन ये सब हो चुका है। देन आफ्टर एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है, स्पर्म फ्यूजेस विद सेकेंडरी oocyte। स्पर्म जो है फ्यूज करता है किसके साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ। यहाँ पे अगर देखो जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होता है क्या होता है देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म था, तो उनमें डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है, इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। यहाँ पे एक चीज समझना होगा, पॉलीस्पर्मी मतलब क्या था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सिंगल स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte, क्लियर। बट ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही स्पर्म जाके सेकेंडरी oocyte के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। एट ए टाइम मान लो कि बहुत सारा स्पर्म जो है रीच टू द सेकेंडरी oocyte, बहुत सारा स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ oocyte तक रीच कर लिया, देन दे स्टार्ट द एक्रोजोमल रिएक्शन। उनमें से जो फर्स्ट स्पर्म सक्सेसफुली एक्रोजोमल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, जैसे ही एक्रोजोमल रिएक्शन कंप्लीट होगा बाय ए सिंगल स्पर्म,
इमीडिएटली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte जो है वो डिपोलराइज्ड होता है। डिपोलराइजेशन से क्या होता है, इट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ पोलिस्पर्मी, मतलब पोली मीन्स सेवरल, स्पर्मी मतलब स्पर्म्स। तो बाकी जो जितना भी स्पर्म्स था उनका रिएक्शन को वो बंद कर देता है। तो दिस इज, तो इससे क्या होता है, पोलिस्पर्मी मतलब मोर देन वन स्पर्म का जो फर्टिलाइज करने का जो कैपेसिटी जो है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये हो गया डिपोलराइजेशन व्हिच प्रिवेंट द पोलिस्पर्म। क्लियर। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, उस पर क्या होता है देखो। अभी यहाँ पे कुछ चीज हम लोगों को समझना होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, these are the factors, plus at the same time temperatures are essential for acrosomal reaction। इनमें से अगर देखो, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, अगर कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन नहीं होगा द प्रोसेस ऑफ एक्रोजोमल रिएक्शन जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्रोजोमल रिएक्शन। अभी चलते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है, एक्रोजोमल रिएक्शन है यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म रिएक्ट विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte, देन द स्पर्म फ्यूज विद द सेकेंडरी oocyte। क्लियर। अभी चलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन अगर देखो, तो हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर। उसमें था क्या था, जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte क्या था, कुछ ग्रेनुलर सब्सटेंस था, हम लोगों ने उसका नाम दिया था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या नाम दिया था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है इट ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है देखो, द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, एंड दिस ग्रेन्यूल रिलीज एंजाइम। ये ग्रेन्यूल जो है, ग्रेन्यूल क्या करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है कुछ हार्डन द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को फिर से हार्ड कर देता है। उससे क्या होता है, बाकी जो स्पर्म जो है which are also involved in acrosomal reaction or try to fertilize the secondary oocyte, उनका जो प्रोसेस जो है उसको इमीडिएटली बंद कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन। फिर से देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे होता है, ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तुम लोग फिर से जा सकते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो ये जो कॉर्टिकल एंजाइम्स जो है वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देता है। जैसे जोना पेलुसिडा हार्ड होता है इट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ पोलिस्पर्म। तो ये हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री में क्या होता है देखो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म के साथ सेकेंडरी oocyte का कॉन्टेक्ट होता है। उसमें क्या होता है देखो, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, कोन ऑफ रिसेप्शन मतलब जहाँ पे वो सेकेंडरी oocyte को रिसीव करता है, या फिर हम लोग उसको अलग नाम से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इसका पर्पस क्या है, इट रिसीव द स्पर्म। ठीक है, इट रिसीव्स द स्पर्म। तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये जो होल जो इवेंट है इसको हम लोगों ने नाम दिया है स्पर्म एंट्री। फिर से मैं डिस्कस करूंगा। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म एक रिसेप्शन कोन फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन, जहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी oocyte यूज टू रिसीव द स्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म एंट्री एंड देन फॉलोड बाय द लास्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज क्रायोगेमी। तो क्रायोगेमी में क्या होता है देखो, द न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द हेड along with the proximal centriole। फिर से अच्छे से देखो, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं जाएगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल भी जाएगा। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ पे था, नेक रीजन में था। तो द न्यूक्लियस which is present in a head along with proximal centriole। न्यूक्लियस में जो हेड में जो न्यूक्लियस है उसके साथ कौन जाएगा, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जाएगा, सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल पीस। मिडिल पीस से सेपरेट होता है एंड टेल, मिडिल पीस एंड टेल से अलग हो जाता है हेड पीस एंड इज नोन एज मेल प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ पे एक टर्म लिखा है देखो, मेल प्रोन्यूक्लिया। फिर से देखो,
किसको हम लोग बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लिया, जब हेड पार्ट which contain nucleus and proximal centriole separate from the middle piece and tail, दोनों पार्ट से अलग हो जाता है। उस प्रोसेस अलग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा। उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या नाम दिया जा रहा है, देखो मेल प्रोन्यूक्लिया। हो गया यहाँ तक। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, सेकेंड पोलर बॉडी जो है, जब हम लोगों ने oogenesis किया था, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी देखा था, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट होगा तब जो फीमेल न्यूक्लिया जो है उसको भी नाम दिया जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लिया। क्लियर, फीमेल प्रोन्यूक्लिया। नाउ अभी क्या होगा, बोथ male pronuclei and female pronuclei fuse to form the diploid zygote। क्लियर, फिर से देखो, स्पर्म का जो हेड हेड along with nucleus and proximal centriole सेपरेट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या नाम दिया है, हम लोगों ने नाम दिया है मेल प्रोन्यूक्लिया। एट द सेम टाइम फीमेल के केस में अगर देखो, सेकेंड पोलर बॉडी एंड फीमेल न्यूक्लिया जो है, तो सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाता है। जैसे सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट होता है, उस फीमेल सेकेंडरी oocyte को हम लोगों ने नाम दिया है फीमेल प्रोन्यूक्लिया। अभी दोनों प्रोन्यूक्लिया ऑफ मेल एंड फीमेल फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। अभी यहाँ पे बचा देखो, सेकेंड पोलर बॉडी भी डीजेनरेट हो चुका है, बट डीजेनरेशन किसका नहीं हुआ, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का। अगर तुम लोगों ने अच्छे से फॉलो किया होगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था, ये कहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ के केस में या फिर स्पर्म के केस में। मैंने क्या बोला था, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या है, दिस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखो, दैट इज वाई प्रोक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पे डीजेनरेट नहीं होता, बट सेकेंड पोलर बॉडी ऑफ सेकेंडरी oocyte जो है, मतलब पोलर बॉडी जो है वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो ये हो गया कैरियोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, तो गेमी मीन्स फ्यूजन। तो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका है, व्हिच इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। क्लियर। अभी देखो ये जो इमेज है, दिस वन इज द होल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ये मत समझना कि बहुत सारा स्पर्म यहाँ पे है, एक ही स्पर्म को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और इनका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ और ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनका क्या क्या चेंजेस होता है। ये पर यहाँ पे देखो ABCD ऐसा कुछ लिखा है, मतलब पहले रिएक्शन होता है जो स्टार्ट होता है A से स्टार्ट होता है, देन सेकेंड जो है B पे होता है। B मतलब उनका पोजीशन चेंज नहीं होता, सिर्फ उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या होता है, इसी को समझने के लिए बहुत सारा स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। बट ये नहीं कि इसमें बहुत सारा स्पर्म है, सिर्फ एक ही स्पर्म का जो इवेंट वो इंटरेक्शन जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, स्पर्म टेल, न्यूक्लियाई, एक्रोजोम, एंड दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलुसिडा, एंड एक बीच में जो स्पेस था सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में वो है पेरीवाइटल स्पेस, एंड इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होता है इसका नाम है देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्लियर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोजीशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और बीच में जो कोरोना रेडिएटा का सेल्स जो है उसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्रोजोम जो है, एक्रोजोम का रिएक्शन स्टार्ट होता है। देखो, तो एक्रोजोम रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे देखो एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज हो चुका है। उससे क्या होता है, जोना पेलुसिडा जो है ब्रेक होता है, एंड द स्पर्म इज एबल टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, ये एक्रोजोम रिएक्शन करने के बाद क्या रह जाता है, सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस। स्पर्म न्यूक्लियस अलोंग विद द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये भी रिलीज हो चुका है, एंड देन दिस स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद द
न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट। जैसे डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, कोर्टिकल एंजाइम जो है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे देखो बहुत सारा है, कोर्टिकल एंजाइम्स रिलीज करता है which ultimately convert the or which helps in hardening the zona pellucida। उससे क्या होता है, बाकी कोई स्पर्म को एंट्री करने नहीं देता एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आके खत्म होता है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे स्पर्म को रिसीव करने का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन कोन। तो ये हो गया कुछ इवेंट, मतलब स्टेप वाइज इवेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हम लोग का इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दिस लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होता है, जैसे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन एंड लास्ट में द पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड try to read NCERT textbook at the same time along with my lectures। उससे क्या होगा, तुम लोगों का जो आइडिया जो होगा अबाउट द चैप्टर और भी बढ़ जाएगा। और हो सके तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, लेक्चर के साथ तुम लोग नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि प्रोसेस को अच्छे से समझ जाओ। अभी देखो फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है क्या रिजल्ट निकलेगा, जो फीटस जो फॉर्म होगा जाइगोट से उसका सेक्स कैसा होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, उसी का टॉपिक है सेक्स ऑफ द बॉडी बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो सेक्स ऑफ द बेबी जो है कैसे डिटरमाइन होता है। सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। जब डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है तभी बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन हो जाता है, वो फिर डिसाइड हो जाता है। कैसे होता है देखो, क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ ह्यूमन फीमेल एंड मेल का अगर देखो, क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ ह्यूमन फीमेल इज XX, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है व्हिच इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन, दोनों क्रोमोसोम जो है सिमिलर है। इन मेल के केस में अगर देखो X एंड Y क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों अलग अलग है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर, क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ फीमेल इज XX एंड क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ मेल इज XY। हो गया। अभी देखो ये तो समझ में आ चुका है, मेल इंडिविजुअल कैरी करता है XY क्रोमोसोम एंड फीमेल इंडिविजुअल कैरीज XX क्रोमोसोम। द हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस बाय फीमेल, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तब क्या होता है देखो, द सेक्स क्रोमोसोम इज X, ठीक है, whereas in case of यहाँ पे देखो फीमेल लिखा है बट ये गलत लिखा है, दिस वन इज नॉट फीमेल, दिस वन इज एक्चुअली द मेल। तो यहाँ पे सिंपली फिर से देखो, मेल फीमेल के केस में क्या देखो XX क्रोमोसोम है, दैट मीन्स आफ्टर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte में दोनों जो सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte क्या कैरी करेगा, X क्रोमोसोम को कैरी करेगा। ठीक है, बट मेल के केस में क्या था, XY था। तो दैट मीन्स मेल का जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तब कुछ कुछ स्पर्म में आइदर X होगा या फिर Y क्रोमोसोम होगा, X क्रोमोसोम या फिर Y क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे गलती से फीमेल लिखा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये होगा मेल। तो क्रोमोसोम कुड बी आइदर X और Y इन केस ऑफ मेल। ठीक है, नाउ ये हो गया मेल एंड फीमेल के केस में किस टाइप का गैमेट और क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है। अभी चलते हैं देखो, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो फ्यूजन जो होता है वो रैंडम होता है, ये नहीं कि X के साथ Y का ही फ्यूजन होगा या फिर X के साथ X, तो ये रैंडम प्रोसेस में उसका फ्यूजन होता है। सपोज मान लो कि जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ जाके फ्यूज हो रहा है, उस स्पर्म में सिर्फ Y क्रोमोसोम है तो वो Y क्रोमोसोम एंड फीमेल का X क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा। सपोज मान लो कि जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte पे गया है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसमें सिर्फ अगर X क्रोमोसोम है तो
मेल का एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन कुछ टाइप ऑफ क्रोमोसोम कैरिड बाय गेमेट्स। तो यहाँ पे अगर देखो आफ्टर फ्यूजन मेल एंड फीमेल गेमेट्स, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट द जाइगोट वुड कैरी XX। XX कैसे होगा? फीमेल का एक 1X क्रोमोसोम एंड मेल इन स्पर्म, मतलब स्पर्म आल्सो कैरीज अनदर X क्रोमोसोम। तो अगर दोनों का फ्यूजन होता है इट बिकम XX। और दूसरा कंडीशन क्या है? फीमेल का X क्रोमोसोम एंड मेल का Y क्रोमोसोम। ठीक है, अगर फ्यूज होता है तो ये कंडीशन आता है। तो यहाँ पे देखो आफ्टर फ्यूजन मेल एंड फीमेल गेमेट द जाइगोट वुड कैरी XX और XY डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम कैरिड बाय गेमेट्स। ठीक है, किस टाइप का क्रोमोसोम कैरी करता है गेमेट उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जाइगोट किस टाइप का फॉर्म होगा, XX होगा या फिर XY होगा। फिर देखो जाइगोट कैरिंग XX, अगर जाइगोट है उसमें दोनों क्रोमोसोम XX है which develop into फीमेल, अगर XY हुआ तो इट बिकम फीमेल। तो ये हो गया सेक्स ऑफ द बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे बनता है। सिंपली समझो, फीमेल गेमेट जो है, फीमेल गेमेट कंटेन 2X क्रोमोसोम, मतलब 2X क्रोमोसोम होता है। इससे क्या होता है, मतलब जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा हर एक सेकेंडरी oocyte में हमेशा X क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि दोनों का क्रोमोसोम पैटर्न, दोनों जो क्रोमोसोम है सेम ही है। बट मेल जब स्पर्म प्रोड्यूस करेगा कुछ स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा, कुछ में Y क्रोमोसोम होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं कैरी होगा, क्योंकि रिडक्शनल डिविजन से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, तो एक एक क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। तो मेल का जो स्पर्म जो है, कुछ कुछ स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर सकता है या फिर कुछ कुछ स्पर्म जो है Y क्रोमोसोम कैरी कर सकता है, सिंपल। तो मेल का अगर कोई भी सेकेंडरी oocyte में X क्रोमोसोम है, मेल का सेकेंडरी oocyte में X क्रोमोसोम तो हमेशा ही होगा, बिकॉज इनका क्रोमोसोम दोनों सेम ही है। तो सपोज मान लो कि फीमेल का जो सेकेंडरी oocyte जो है उसमें X क्रोमोसोम है, जो होगा ही होगा, एंड मेल का जो स्पर्म है उसमें भी X क्रोमोसोम है। अच्छे से देखना, इफ secondary oocyte of female having X chromosome and sperm also carries X chromosome, अगर दोनों का फ्यूजन होता है तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, XS होगा, XX होगा। तो XX मतलब फीमेल बेबी फॉर्म होगा। एट द सेम टाइम अगर X क्रोमोसोम ऑफ secondary oocyte fuse with the Y chromosome of sperm then it become male individual। तो ये है सिंपल प्रोसेस। अभी देखो कैसे होता है। सपोज मेल एंड फीमेल का क्रोमोसोम क्या है, देखो मेल हैविंग 44 जो लिखा है यहाँ पे, दिस वन इज द बॉडी क्रोमोसोम 44 ऑटोजोम, ऑटोजोम मतलब बॉडी क्रोमोसोम। क्योंकि हम लोग का ह्यूमन जीनोम अगर देखो जब गेमेटोजेनेसिस या फिर किया था हम लोगों ने देखा भी था 46 हम लोगों ने लिखा था। 46 कैसे हुआ, 44 हो गया हम लोग का बॉडी क्रोमोसोम एंड 2 हो गया हम लोग का सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोजोम। बॉडी क्रोमोसोम को बोला जाता है ऑटोजोम, ऑटोजोम AUTOSOME ऑटोजोम, एंड एलोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम अगर देखो 44 प्लस XY मतलब 2 हो गया 46। फीमेल के केस में सेम 44 प्लस XX, ये भी 46 है। हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस हैविंग 44 ऑटोजोम प्लस मेल contain 44 ऑटोजोम प्लस XY एंड फीमेल हैविंग 44 ऑटोजोम प्लस XX। ठीक है, तो ऑटोजोम जो है बॉडी कैरेक्टर को डिफाइन करता है, सोमेटिक कैरेक्टर को, और सेक्स क्रोमोसोम जो है सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड करता है। हो गया। अभी देखो जब गेमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के टाइम में मेल के केस में कुछ स्पर्म जो है 22 ऑटोजोम मतलब हेप्लॉइड होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं। तो 44 का हेप्लॉइड क्या हुआ 22 प्लस कुछ स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा और कुछ स्पर्म जो है 22 ऑटोजोम के साथ वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा। यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो दोनों टाइप का क्रोमोसोम गेमेटोजेनेसिस में सेपरेट हो जाएगा इन केस ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। कोई स्पर्म एक्स को कैरी करेगा तो कोई स्पर्म वाई को कैरी करेगा। फीमेल के केस में अगर देखो दोनों जो जितना भी सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा उसमें 22 ऑटोजोम तो होगा ही होगा, एलोंग विद दिस दे कंटेन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि
इनका कंडीशन अगर देखो होमोजाइगस कंडीशन, मतलब बोथ द क्रोमोसोम्स आर सिमिलर। क्लियर। अभी देखो जब फ्यूजन होता है, रैंडम फ्यूजन, तो फर्स्ट जो सपोज मान लो कि ये जो फर्स्ट जो स्पर्म जो है इट फ्यूज विद द दिस सेकेंडरी oocyte ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा 44 ऑटोजोम प्लस XX। तो XX किसका करेक्टर है, फीमेल इंडिविजुअल का, तो इससे जो बेबी फॉर्म होगा वो होगा फीमेल। फिर से देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, यही स्पर्म अगर दूसरा जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ भी अगर फ्यूज करता है अभी फीमेल इंडिविजुअल फॉर्म होगा। हो गया। रैंडम फ्यूजन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ये नहीं कि इसी के साथ ही जाके फ्यूज करेगा, तो ये रैंडम फ्यूजन है। कंडीशन क्या है देखो, दूसरा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मेल गेमेट मतलब स्पर्म जो है जो वाई क्रोमोसोम को कैरी करता है, अगर वो फीमेल गेमेट के साथ या फिर सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज करता है, कंडीशन क्या निकल के आता है देखो 44 ऑटोसोम प्लस XY, दैट मीन्स इट प्रोड्यूस और इट बिकम द मेल बेबी। तो यहाँ पे भी सेम ही है, Y and X इट बिकम मेल बेबी। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये भी बेबी गर्ल हो चुका है, दिस वन इज ऑल्सो बेबी गर्ल, this one is baby boy and this one is also baby boy. By this process sex of the baby is also determined during the time of fertilization। तो ये हो चुका है। तो सिंपली याद रखो मेल के केस में मेल कैसे फॉर्म होगा, अगर स्पर्म एंड एग फ्यूज होने के बाद, मतलब सेकेंडरी oocyte फ्यूज होने के बाद दोनों का क्रोमोसोम अगर डिफरेंट होता है, मतलब सेकेंडरी oocyte का X एंड मेल स्पर्म का अगर Y फ्यूज होता है तो इट बिकम मेल बेबी या फिर बेबी बॉय। अगर दोनों का X मतलब सेकेंडरी oocyte का X क्रोमोसोम एंड स्पर्म का अगर X क्रोमोसोम फ्यूज होता है देन इट डेवलप इनटू बेबी गर्ल। तो ये हो गया हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन व्हिच आर डिसाइडेड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन।